जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो लाइव कक्षा है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज हम हिंदी भाषा व्याकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे, उसके बाद सभी को शेयर भी करना है और फटाफट से उत्तर बताना है ना। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे, 4 में से एक का चयन करना होता है और उत्तर बताना होता है। साथ ही अपना आकलन करना होता है कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, हिंदी भाषा व्याकरण में आपको कितनी आपका ज्ञान रखते हैं, इसके बारे में आज हम आकलन करने वाले। तो सभी लोग तो वीडियो करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, आज का जो अपना पहला प्रश्न है दोस्तों साथियों, उसका देखें, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तब उत्तर हमें बताना है। मानक हिंदी से तात्पर्य सभी लोग बताएंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो कमेंट में आपको 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी लोगों को करना है और मानक हिंदी से तात्पर्य हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग, आपके पास विकल्प हैं, सभी लोग विकल्प का प्रयोग करें और उत्तर बताएं। ठीक है, तब आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा साथियों, वो क्या होगा, विकल्प नंबर 1, यानी कि साहित्यिक पुस्तकों की भाषा आपकी मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, मानक हिंदी से तात्पर्य होता है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली को, दक्कनी को, अवधी को, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। 4 विकल्प हैं हमारे सामने, किसे कहा है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 विकल्प में से चयन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा साथियों खड़ी बोली को। खड़ी बोली यानी कि 1 नंबर आपका यहां पर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाक्य का शब्द युग्म में यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा। आपको बताना है, वाक्य का शब्द युग्म में यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा। तब सभी लोग बताएंगे। प्रश्न थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन बहुत ही सरल है कि वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है और उत्तर बताना है और आपका राइट जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर 3 यानी कि वाक्य, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि मागधी अपभ्रंश से हमने कोड बताया था एक आपको कि बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, ये हमने मागधी अपभ्रंश के आपको क्या करवाए थे, पूरे के पूरे याद करवाए थे कि इनसे किन भाषा का जो है उदय हुआ है मागधी से। तो अपन ने याद किया था कि बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में और ये मागधी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी भी आपको पढ़ना है, पूर्वी हिंदी भी आपको पढ़ना है, तो आपका कौन सा नहीं है बताना है, मगही, कन्नौजी, ब्रज या फिर बुंदेली। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। सही उत्तर बताएंगे सभी लोग। पश्चिमी हिंदी सभी लोगों ने पढ़ा है और आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा मगही, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर सही होगा। मगही जो है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी ये पश्चिमी हिंदी की मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। शब्द है, वर्ण है, स्वर है या फिर व्यंजन है। तब सभी लोगों को बिल्कुल सही पता है क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका उत्तर होगा दोस्तों वर्ण। क्या हो जाएगा, वर्ण। वर्ण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो वर्ण है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है, और अगर बात आती है कि भाषा की
सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है ना। तो या अर्थ की दृष्टि से अगर पूछा जाता कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब आपका होगा क्वेश्चन क्या है, शब्द होगा। लेकिन अगर पूछा गया है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आपका उत्तर होगा वर्ण, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह्य वर्ण कौन से हैं, अयोगबाह्य वर्ण बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आ, अम, आहा, ई, अम, आ, अयोगबाह्य वर्ण बताना है। तब राइट आंसर आपका क्या होगा 4 विकल्प हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह्य जो वर्ण होते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। स्वर नहीं होगा, स्वर और व्यंजन ये वर्णमाला के 2 भेद होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है ना। वर्णों के समूह को कहा जाता है स्वर, ये वर्णों के समूह को कहा जाता है वर्णमाला। कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं, इसमें स्वर और व्यंजन दिया है, ये तो वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। वर्ण को ध्वनि कहा जाता है ना, और जो ध्वनि है या फिर वर्ण है वो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। तब आपका अगला क्वेश्चन है सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तब आपको बताना है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। तो बताना है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। 4 विकल्पों में से हमें चयन करना है, आपके पास 4 विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघर्षी, संघर्षी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, अंतस्थ या फिर संघर्षी, सभी लोग बताएंगे। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं, सभी लोगों को बताना है। जो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर मूल रूप से 11 होते हैं और 2 अयोगबाह्य होते हैं जिसमें अम और आहा, तो कुल मिला के 13 हो जाते हैं, तो ये अयोगबाह्य होते हैं, है ना। और वर्ग के द्वितीय और जो चतुर्थ अक्षर होते हैं इन्हें कहा जाता है महाप्राण, और 1, 3 और 5 ये कहलाते अल्प प्राण, है ना। वर्ग के 1, 3, 5 अल्प प्राण, द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है चा वर्ग का उच्चारण मोह के किस भाग से होता है, चा वर्ग का बताना है। चा वर्ग का उच्चारण मोह के किस भाग से होता है, तब सही बताएंगे। कचट तप लिखते हो, कचट का चा, तो कंठ के बाद कौन सा आता है, तालु, है ना। और तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। एक क्रम से आपके 5 उच्चारण स्थान हैं और क्रम से आपके वर्ग भी हैं, कचट तप। तब आपका राइट आंसर होगा तालु, तालु यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तत् धनमय तन्मय कौन सी संधि होगी, तत् धनमय तन्मय कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें बिल्कुल सरल है। तो प्रश्न क्रमांक अपना 4 विकल्प में से सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। और आपका जो उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, सम धन आस समास में कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या फिर विसर्ग। तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है मुनींद्र, मुनींद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर, वृद्धि स्वर, गुण स्वर या फिर विसर्ग संधि। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि में सभी लोग संधि बताएंगे, कौन सी संधि है सप्तऋषि में? व्यंजन, वृद्धि स्वर, गुण स्वर या फिर विसर्ग संधि? तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुण स्वर संधि, है ना। गुण स्वर संधि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर सही होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन रोग, निधन रोग, निर्धन योग या फिर निधन रोग? तो निरोग का बताना है, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेह धन रोग बराबर विसर्ग संधि, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हों या एक दूसरे के विपरीत हों किस समास के अंतर्गत आएंगे? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? ऐसे समास, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हों या एक दूसरे के विपरीत हों तो वो कौन से समास के अंतर्गत आएंगे? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, द्वंद्व समास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है या 2 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आनंद मग्न में कौन सा समास है? आनंद मग्न, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर करण तत्पुरुष? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस समास के सामासिक पदों में विभक्ति से अलग होने का लोप होता है? विभक्ति से अलग होने का लोप होता है तो किसमें होता है? किस समास के सामासिक पदों में विभक्ति से अलग होने का लोप होता है? अधिकरण में, अपादान, संप्रदान या फिर करण? तब राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों अपादान तत्पुरुष। अपादान यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी कि सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास? हमें बताना है समास में किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और सभी लोग उत्तर बताएंगे। और आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, अव उपसर्ग का अर्थ बताइए। अव उपसर्ग का बताना हीन, आगे, उत्तम या फिर निषेध? अव उपसर्ग का अर्थ बताना है, सभी लोग बताएंगे। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीन। हीन यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अव मतलब होता है हीन,
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग बताना, अन, अप, कम या फिर सब। हिंदी का उपसर्ग कौन सा है? आपने संस्कृत के पढ़े होंगे, हिंदी के पढ़े होंगे, है ना, और अरबी फारसी के पढ़े होंगे, तो बताना है हिंदी का उपसर्ग कौन सा है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, अन, अप, कम या फिर सब। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन। अन यानी कि जो विकल्प नंबर 1 दिया है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? नासमझ में, निडर में, निर्गुण या फिर नियोग में? तो 4 विकल्प में से हमें चयन करना है। उपसर्ग का प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। किस शब्द में उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नासमझ में हुआ है, निडर में हुआ है, निर्गुण में हुआ है या फिर नियोग में हुआ है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नासमझ, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। और राइट अगला क्वेश्चन है, वे शब्दांश जो केवल क्रिया मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वे शब्दांश जो केवल क्रिया मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रत्यय आपने पढ़े हैं, सभी लोग ने पढ़े होंगे, और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृत प्रत्यय, यानी कि जो ए नंबर है, कृत प्रत्यय मूल धातु या फिर क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में हुआ है? विकल, अलक, धनिक या फिर पुलक? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है विकल्प नंबर 3, यानी कि धनिक जो है, धनिक, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है, पेर, प्रति, प्रत्यु या फिर प्रति? प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग माना जाएगा? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आपने बिल्कुल आंसर सही बताया है, प्रति। प्रति बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कौन सा बना है? बिकाऊ, कृपालु, दुधारू या रंगीला? तब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिकाऊ, यानी कि जो आप नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा, बिकाऊ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द है? शिविर, रोशनी, अंधेरा या फिर दाह? तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा रोशनी, यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। तत्सम शब्द बताना था और आपका जो बी नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा। रोशनी तत्सम शब्द होता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव बताना है। संयम, यजमान, मास या फिर भ्रमर। तद्भव बताएंगे सभी लोग। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा संयम। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर अगला क्वेश्चन देखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर हमें उत्तर बताना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर संज्ञा बताएंगे सभी लोग। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर बताना है, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5, है ना। 5 आपका बिल्कुल सही होगा। और यहां पर देखो, यहां पर जो है यजमान जो हो जाएगा 2 नंबर। यजमान आपका तद्भव शब्द होगा, है ना। यजमान 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा होती है वो होती है 5 प्रकार की। ये भी याद रखनी है सभी लोगों को, है ना। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिठास में कौन सी संज्ञा है? मिठास में सभी लोग संज्ञा बताएंगे कौन सी संज्ञा है। सभी लोगों को बताना है मिठास में कौन सी संज्ञा है। तब राइट जो आंसर हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निर्जीव वस्तुओं में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? निर्जीव वस्तुओं में बताना है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। निर्जीव वस्तुओं में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? तब आपका राइट आंसर होगा जातिवाचक। निर्जीव वस्तुओं में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें टेबल की, घड़ी की, तो घड़ी पूरी जाति का बोध करवाएगा, टेबल पूरी जाति का बोध करवाएगी। तो निर्जीव वस्तुओं में हमेशा होती है जातिवाचक संज्ञा। तब अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के हमें भेद बताना है। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जो मेहनत करेगा सो फल मिलेगा में सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है?
सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने मित्रों तक, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। मैं जो मेहनत करेगा सो फल मिलेगा कौन सा सर्वनाम है सभी को बताना है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तब आपका राइट आंसर होगा संबंधवाचक। संबंधवाचक यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जो मेहनत करेगा सो फल मिलेगा, है ना, जो सो होते हैं वो आपका सही होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के बताना है 4, 5, 6 या फिर 7। विशेषण के भेद सभी लोग बताएंगे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है और उत्तर भी बताना है आप ही को कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 4। विशेषण के जो आपके प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, वो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। हिंदी का आपका टेस्ट होता है रोज 10:30 पर। ठीक है, रोज रात में होता है और दोपहर में आपकी होती है शिक्षा शास्त्र की क्लास रोज 2:30 बजे और शाम को 6:30 बजे पर्यावरण का स्पेशल टेस्ट होता है। 7:15 पर बाल विकास का टेस्ट होता है। शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है। 9 बजे हिंदी साहित्य का टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। राहुल जी, यादव सानी, पुष्पेंद्र जी, आरती जी, ठीक है, और सनी चौधरी, राजेश जी, यश जी, हेमलता जी, राहुल यादव, रीनू चौधरी जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर भी सभी लोगों को करना है अपने अपने साथियों तक। ठीक है, अतुल यादव, हरिकेश जी, विपिन, पुष्पेंद्र पटेल, सभी को धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से टेस्ट देते रहें, अपना अपना आकलन करते रहें, अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें। ठीक है, नीता जी और रचन सिंह जी, यश जी, लकी जी, पहलवान जी, यतीन्द्र जी, अनिल जी, आरती जी, हेमलता, राजेश, यूएस परिहार, बबीता जी, सभी को धन्यवाद। ब्रजेंद्र जी, पुष्पांजलि ठाकुर, बहुत बढ़िया, और अतुल, बीरेंद्र, रीनू जी, बबीता, वंदना जी और यश जी, राजेश जी, अंशिका त्रिपाठी जी, आरती गोस्वामी जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग, नीरज अहिरवाल जी, नरसिंह, पुष्पेंद्र, रिंकू, कैलाश, यतेंद्र जी, बीरेंद्र, लकी जी, संतोष, अतुल, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। रोज अपना इसी तरह से टेस्ट होगा, है ना। ओपी जी, मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को खोल देती है ना, बहुत बढ़िया। और रचन सिंह जी, अनिल यादव, बबीता जी, कैलाश जी, हेमलता सेन जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, इसी तरह से अपना अपना आकलन करते रहें, अपनी अपनी पढ़ाई करते रहें। कुरैशी, नीरज, अतुल जी, और हमरे से जितना बनता है आप लोगों तक प्रेषित करने का प्रयास करता हूं, 2-5% आप लोगों तक, है ना। तो कैलाश, अंशु जी, पुष्पेंद्र जी, नीता जी, और आप लोगों से भी जितना बनता है इतना तो कर दिया करो, कि शेयर तो कर दिया करो। अगर हम इतना आप लोगों तक 5% भेज पाते हैं तो 1-8% आप लोग दूसरों तक भेज दिया करो, है ना। बबीता अहिरवार जी और रचना, बीरेंद्र, राजेश, ओम प्रकाश, यतेंद्र जी, सभी को धन्यवाद। बीरेंद्र पटेल, हेमलता, ठीक है, नीता जी, सदाराम वर्मा जी, बहुत बढ़िया। ओपी जी, थैंक यू। सभी को गुड नाइट। और रूबी, प्रशांत जैन जी, रीनू, बबीता जी, यतेंद्र जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।